हाय फ्रेंड्स, मैं हूं यशवर्धन और ये है हाजिल एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हाजिलाज आईएएस। सो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चाइना का एक शहर है तिएनजिन शहर। वहां 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर के बीच में जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि 9 सदस्य हैं, ये राष्ट्र आपस में मिले और यहां पर एक नए तरह के बैंक को बनाने की बात पर ये एग्री हुए। हालांकि इस तरह का प्रस्ताव सन 2010 में चीन ऑलरेडी रख चुका था और उस प्रस्ताव पर उस वक्त रशिया हो या ईरान हो और भारत, इन सभी ने सहमति नहीं जताई थी। लेकिन दुनिया में अब परिस्थितियां कुछ इस तरह से बदली है कि संघाई कोऑपरेशन जो अपना बैंक बनाना चाहता था, अब वो निश्चित ही फलीभूत होता हुआ हमें दिख रहा है। और दुनिया में किस तरह से बदलाव लाएगा, क्या ये अमेरिका के डोमिनेंस को टक्कर देगा, अमेरिका के डॉलर को टक्कर देगी, क्या कभी चीन की मुद्रा या ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट के विकल्प के तौर पर किस तरह से ये उभर के आएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं संघाई ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन का एक नया बैंक बनाया जा रहा है। 2010 से ये प्रपोज था, 2025 में आकर के इसकी रूपरेखा तय हो रही। तो चीन के शहर तिएनजिन में जब संघाई संगठन के सदस्य देश मिले और उनके सभी, अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री स्तर के जो शीर्ष नेता हैं, अपेक्स बॉडी है, वो सब मिले और यहां पर जो काफी लंबे समय से एक बात की जा रही थी कि एक बैंक ऐसा बनाया जाए जो कि अमेरिका के डोमिनेंस को टक्कर दे सके, अमेरिका की मुद्रा को, डॉलर को टक्कर दे सके। तो उस तरह की स्थिति अब यहां लग रहा है। और इस बैंक के विषय में कहा जाता है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एक और जो ब्रिक्स बैंक का, उसी तरह का एक नया बैंक यहां पर ये भी बनने वाला है। और इस बैंक की जो खूबी होगी वो ये होगी कि ये इन सदस्य देशों के जो प्राकृतिक संसाधनों से बहुत समृद्ध हैं, लेकिन उनके पास अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने की उतनी पूंजी नहीं है, तो उनको ये पूंजी उपलब्ध कराएगा। इस कहा गया कि यह बैंक चीन और मध्य एशिया के बीच में एक आर्थिक गठजोड़ बनाएगा और पूरे यूरेशिया में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको मजबूत करने में भूमिका निभाएगा। हालांकि सिर्फ चीन की बात नहीं है, बल्कि अन्य देशों के बीच में भी आपस में यह सहयोग बढ़ेगा। अगर यहां देखा जाए, जैसा कि रूस ने इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन अब वो जिस तरीके रशिया के ऊपर लगातार यूक्रेन जंग के कारण प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में रशिया भी तैयार हो गया और ईरान, जो कि अब पूरी तरह से डिपेंडेंट है इन्हीं देशों के ऊपर, क्योंकि पश्चिमी देशों ने लगातार उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए, तो वो भी अब तैयार है। अगर यहां देखा जाए तो इस नए बैंक को ऐसा माना जाता है कि वित्तीय मामलों में पश्चिमी वर्चस्व के डोमिनेंस के मुकाबला करने के लिए रहेगा। साथ ही आज जो चीन की जो मुद्रा है युआन रेनमिनबी, उसको भी एक अंतरराष्ट्रीय प्रभाव उसका बनाने में मदद ये करेगा। इसके अलावा एक बड़ी बात जो है कि ये वित्तीय व्यवस्था में बहुध्रुवीय व्यवस्था को बढ़ावा देने का काम करेगा, क्योंकि अभी देखा जाता है पूरी तरह से आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, इन वित्तीय संस्थाओं में जो डेवलप्ड देश हैं या अमेरिका या यूरोप के जो देश हैं उनका दबदबा है, लेकिन अब यहाँ पे एससीओ और ब्रिक्स के जो देश हैं इनका दबदबा वाले एक नया बैंक उभरता हुआ हम देख रहे हैं। हालांकि भारत के विषय में यह जरूर कहा जाता है कि भारत में भी हो सकता है कि इसलिए तैयार ना हो। इसके अलावा माफ कीजिएगा, अमेरिका जिस तरह से लगातार धमकियां दे रहा है टैरिफ बढ़ाने को लेकर के, तो भारत ने बहुत ज्यादा खुल करके भी अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। लेकिन एक बड़ा सवाल कि आखिर क्यों जरूरत पड़ रही इस तरह के बैंक की, तो जो बातें मैंने अभी जस्ट आपसे बात की, तो चीन के विदेश मंत्री की अगर हम बात सुने तो वे क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि एससीओ के सदस्य देशों में बुनियादी ढांचा, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगा ये बैंक। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सदस्य देशों के बीच में क्षेत्रीय स्तर पर यह आर्थिक सहयोग को गति प्रदान करेगा, चाहे वो रूस हो, कजाकिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान या हो उज्बेकिस्तान। इन सभी देशों में कहीं पर तेल है, कहीं प्राकृतिक गैस है, कहीं कोयला है, तो कहीं हाइड्रो पावर के लिए बड़ी बड़ी नदियां हैं और कहीं पर आयरन और लौह अयस्क मिलता है। लेकिन इन इतने सारे संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद यहां पर बुनियादी ढांचे के मामले में ये देश पिछड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जो वित्तीय संसाधन चाहिए वो इनके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ऐसे में ये बैंक जो है क्षेत्रीय व्यापार, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुगम बनाएगा और लगातार निवेश बढ़ा करके वहां पर आर्थिक सहयोग में भी वृद्धि करेगा। एक और बड़ी बात अगर यहां पे कहा जाए
कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको यूरेशिया में भी उसकी उपस्थिति को और ये मजबूत करेगा। लेकिन एक बात कही जा रही लगातार कि इस बैंक को ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उससे अलग रखना होगा, तो ऐसे में इसे मध्य एशिया में स्थित होना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात, इसके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े पैमाने पर किस चीज में ध्यान देगा, ऊर्जा और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पर, अन्य दूसरी चीजों पर नहीं देगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक अंतर रखने की बात की जा रही। तो जिस तरह से अगर देखा जाए कि 2010 में ये प्रपोज हुआ लेकिन लगातार इसका विरोध होता रहा, तो आखिर अब ऐसा दुनिया में क्या हुआ कि अमेरिका के डोमिनेंस को या फिर यूरोप के और पश्चिमी देशों के डोमिनेंस वाले जो वित्तीय संस्थानों को टक्कर देने के लिए अब इस बैंक की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ, दुनिया में क्या बदलाव आ गए? तो देखा जाए तो जब इसकी बात की गई सन 2010 में, तब बहुत ही कम देशों ने इसका समर्थन किया। ज्यादातर देशों ने किस बात को प्राथमिकता दी, अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने पर। तो जो इसके सदस्य देश हैं उन्होंने, क्योंकि जब इस संगठन की स्थापना हो गई थी तो इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य था क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और आपस के बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करना। तो उस समय हम देखें तो रूस ने इस बैंक के प्रस्ताव का विरोध किया था। क्यों? क्योंकि वह इसकी जगह चाहता था कि वे अपना खुद का यूरेशियन डेवलपमेंट बैंक को एस्टेब्लिश करे और उसका वह विस्तार करना चाहता था। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा कारण था कि एससीओ के भीतर भी अगर देखें तो चाइना और रशिया दोनों के आर्थिक हित आपस में टकराते हैं, दोनों में एक रूपता नहीं है। जहां चीन मध्य एशिया के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर के ऊर्जा के आयात में विविधता लाना चाहता, वहीं रूस चाहता कि जो पुरानी जो बनी हुई परंपरा है, जो बनी हुई स्थिति है, अर्थात उसकी ऑलरेडी आर्थिक पकड़ इन देशों पे है, उसे वो और मजबूत करना चाहता। उसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं चाहता कि रशिया के अलावा चीन भी एक विकल्प के तौर में ऊर्जा क्षेत्र में इन देशों को मिले। लेकिन क्या हुआ कि रशिया और यूक्रेन की जब जंग शुरू होती है, ऐसे में यूरोप और अमेरिका की ओर से लगाए गए जो व्यापक आर्थिक प्रतिबंध हैं, उनके कारण रूस की अपनी पूर्व की ओर झुकाव वाली नीति के लिए वह तेजी से अपनाने को मजबूर हो गया। वह मजबूर हो गया कि अब उसे यूरोप के उन देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि एससीओ के सदस्य देशों के साथ वे अपने आर्थिक संबंध और ऊर्जा संसाधनों को भी अब वो वहां पर उनके साथ साझा करे। तो रूस अब एससीओ बैंक पर अगर देखा जाए तो काफी नरम पड़ चुका, उसने अपनी सहमति लगभग दे दी है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या इससे वैश्विक स्तर पर बहुध्रुविता, वित्तीय बहुध्रुविता बढ़ेगी, तो बिल्कुल बढ़ेगी। क्योंकि अगर एक देखा जाए तो ब्रिक्स बैंक बन रहा है जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से, और यहाँ पे एससीओ डेवलपमेंट बन रहा है, बैंक बन रहा है। ये दो ऐसे बड़े वित्तीय संस्थान होंगे जो कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट के वर्चस्व को तोड़ेंगे और भी इन सदस्य देशों को नए नए विकल्प उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एससीओ डेवलपमेंट बैंक से और क्या बेनिफिट होगा कि यह ना सिर्फ सुरक्षा को मजबूत करेगा, आर्थिक सहयोग में भी विस्तार करेगा, इससे इन देशों के बीच आपसी सहयोग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा जो अन्य देश हैं वे भी लगातार इनकी तरफ मदद के लिए, सहयोग के लिए देखेंगे, जिससे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एससीओ के प्रभाव में वृद्धि होगी और उसकी शक्ति को भी बल मिलेगा। अब अगर यहां पे हम बात करें, क्या पश्चिमी करेंसी जैसे कि अमेरिका के डॉलर को क्या चुनौती दी जाएगी, क्या उस पर जो देशों की निर्भरता उसे कम किया जाएगा? तो यहां पर भी संभावना है कि जो चीन की जो मुद्रा युआन, रेनमिनबी के प्रभाव को बढ़ाया जाएगा और इससे वैश्विक आर्थिक या वित्तीय व्यवस्था में बहुध्रुविता को पैदा करने की संभावना पूरी दिखती है। अब बड़ा सवाल यह आता है कि अगर ईरान तैयार है, रशिया तैयार है, तो अन्य सदस्य देशों का यहां पर क्या रुझान है? तो देखिए, ईरान इस वक्त पश्चिमी पाबंदियों को झेल रहा है और चीनी मीडिया को जिस तरह के उन्होंने अपने इंटरव्यूज दिए ईरान के नेताओं ने, तो उससे साफ साफ पता चलता, जिसे हम देख सकते हैं। एक ईरानी राजनीतिक विश्लेषक है पेनाम सलेही, इन्होंने क्या लिखा, ये एससीओ के वित्तीय ढांचे में ईरान को शामिल किया जाए, उसके लिए नई तरह की पाबंदियों में अगर जिंदा रहना तो एससीओ बैंक का मेंबर बनना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि एससीओ बैंक ईरान के लिए एक राजनीतिक कवच बन सकता है, इससे वह अपनी जनता के सामने प्रतिबद्ध रहकर बाहरी शक्तियों को संकेत दे सकता है
कि आप पाबंदियों के आदेश का पालन या विवशता में करने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि वो इनसे इतर नीति भी अपना सकता है। दूसरी बात यहां पर और देखा जाए, जिससे से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे जो मध्य एशियाई जो देश हैं, इनका पूरा समर्थन है। इन्होंने पूरी तरह से अपना समर्थन न केवल 2010 में जताया था, बल्कि 2025 की जब ये बैठक होती है इसमें ही पूरी तरह से उन्होंने समर्थन दिया। और अगर रशिया की बात करें तो रशिया का भी रुझान बदल चुका है, क्योंकि जो इस तरह की यूक्रेन के साथ युद्ध के पश्चात उसके ऊपर लगातार प्रतिबंध बैठा ले गए हैं, उसके जो करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर रोक लगा दी गई है, ऐसे में उसे आने वाले समय में अगर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ ट्रेड करना, जिनकी पूरी संभावना जताई जा रही कि वे इस संगठन में शामिल होंगे, तो उनके साथ करेंसी स्वैप सिस्टम को लेकर के भी उसको यहां माफ कीजिए सहूलियत मिलेगी। अफ्रीका के बारे में अगर हम बात करें कि यहां पर क्या स्थिति है, तो नैरोबी स्थित एक थिंक टैंक है साउथ साउथ डायलॉग्स, इसके निदेशक हैं स्टीफन। इनका क्या कहना, तो देखें, वे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी और ऊंची लागत से जूझ रहे अफ्रीका के लिए एससीओ बैंक एक नए तरह का वित्तीय मॉडल देता है, जिससे कि वे पुराने जो कर्जदाता हैं उनके नियमों से जो अभी बंधे हुए हैं उनसे बाहर निकलेंगे और इस नए बैंक के साथ नए तरह के सौदे करने में सक्षम होंगे और अफ्रीका के देशों को भी वृद्धि करने का मौका मिलेगा। बड़ा सवाल आता है कि भारत की क्या नीति है इस बैंक को लेकर के। तो अगर भारत की बात करें तो भारत अगर देखें तो चीन भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन अमेरिका की तरफ से संभावित प्रतिक्रिया और जिस तरह के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो ब्रिक्स देश अगर डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं या आपस में ट्रेड को बढ़ाते हैं या अमेरिका को किसी भी तरह से वित्तीय नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो 100% का टैरिफ इंपोज कर देगा। तो बड़ा सवाल यहां आता है कि क्या भारत अभी इस बैंक में सक्रिय भूमिका निभा पाएगा। तो देखा जाए कि अमेरिका के डोमिनेंस को कम करने के लिए जिस तरह से एससीओ के सदस्य देशों ने इस पहल को समर्थन दिया है, भारत अभी उस तेजी से इसे समर्थन देता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारत एक ऐसी स्थिति चाहता कि पूरी तरह से इस क्षेत्र में चीन अकेला ही पावरफुल ना दिखे, बल्कि भारत को भी क्षेत्रीय स्थिति में अगर देखा जाए तो एक क्षेत्रीय शक्ति के तौर पर मान्यता मिले। तो यहां मानना होगा कि भारत पूरी तरह से भी इस बैंक के फेवर में नहीं है, लेकिन यह भी कहा जाए कि वो पूरी तरह से इसके विरोध में भी नहीं है। वह अपने आप को भी इस तरीके से दिखाना चाहता है कि वह भी इस क्षेत्र की एक बड़ी ताकत, एक बड़ी शक्ति है। ऐसे में वो क्वाड का मेंबर होते हुए इसका सदस्य तो बनेगा, लेकिन चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे जो कदम हैं उनका भी उसे बैलेंस बनाना आवश्यक हो। तो दोस्तों, आज हमने यहां पर जो एससीओ बैंक की जो संभावना जो बन चुकी है, लगभग 99% बनने की पूरी संभावना है, उस पर चर्चा की। ये क्यों बनाया जा रहा है, अब इस पर क्यों जोर दिया जा रहा है, क्योंकि 2010 में प्रपोज था, लेकिन अब 2025 में आकर के आखिर क्या हो रहा है कि एससीओ के सभी सदस्य देश इसे बनाने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। और एक बड़ा सवाल, क्या ये अमेरिका के फाइनेंशियल या वित्तीय डोमिनेंस को या प्रभाव को कम करने में कितना सफल होगा। ये बातें तो भविष्य में पता चलेंगी, तो हमें इंतजार करना होगा, लेकिन आज के इस विश्लेषण से आपकी एक समझ बनाने में योगदान जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, मैं हूं यशोवर्धन और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ भी लगातार बने रहेंगे। और अब तक आप हमारे साथ बने और आपने अगर हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक बटन जरूर दबा के हमारे को मोटिवेट करें और बेल बटन दबा दें ताकि हमारी जो भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो दोस्तों, मैं हूं यशोवर्धन और ये हजीलास एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजीलास आईएएस। फिर मिलते हैं हम अगले दिन एक नए विषय के साथ, तब तक आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों।